बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएसएफ असिस्टेंट डायरेक्टर पास्ट पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और सबसे पहला हमारे पास सवाल है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान। कुरान मजीद में सबसे तवील सूरत, सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सूरह अल बकरा है, याद रखिएगा। और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर है। सबसे छोटी सूरत कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। और कुरान मजीद की किस सूरत को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है? द हार्ट ऑफ कुरान। सूरह यासीन को कहा जाता है। सूरह यासीन को कहा जाता है कुरान मजीद का दिल, कुरान का दिल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। और ये यासीन है, ये हरूफ मुक़त्तियात में से है। कुरान मजीद में कितनी ऐसी सूरतें हैं जो हरूफ मुक़त्तियात से शुरू होती हैं? 29 सूरतें हैं। 29 सूरतें हैं जो कि हरूफ मुक़त्तियात से शुरू होती हैं, याद रखिएगा। और हरूफ मुक़त्तियात कौन से होते हैं? यासीन, ताहा, काफ, हा, या, आइन, साद, अलिफ, लाम, मीम। ये ऐसे हरूफ हैं कि जिनके मानी और मफ़हूम अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं, बाकी किसी को नहीं पता। कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं जो कि हरूफ मुक़त्तियात से शुरू होती हैं? वो 29 सूरतें हैं। कुरान मजीद की किस सूरत को अरूसुल कुरान यानी कुरान मजीद की दुल्हन या ज़ीनत कुरान कहा जाता है? अरूसुल कुरान या ज़ीनत कुरान किसे कहा जाता है? या ज़ीनत कुरान किसे कहा जाता है? सूरह रहमान को कहा जाता है। कुरान मजीद की कौन सी सूरत को बाबुल कुरान कहा जाता है? कुरान मजीद का दरवाज़ा बाबुल कुरान। बाबुल कुरान किसे कहा जाता है? सूरह फातिहा को कहा जाता है। और कुरान मजीद की कौन सी ऐसी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? सूरह तौबा है। बिस्मिल्लाह के बगैर, जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है वो कौन सी है? वो है सूरह तौबा। और कुरान मजीद की कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आया है? 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह। वो कौन सी सूरह है? वो है सूरह नमल, याद रखिएगा जी, कि जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आया है। कुरान मजीद की कौन सी सूरत है जो कि धात के नाम से है? सूरह हदीद, जो धात के नाम से है अल हदीद सूरत, याद रखिएगा जी। और कुरान मजीद में मदनी सूरतों की तादाद और मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? मक्की सूरतों की तादाद 86, मदनी सूरतों की तादाद 28। कुल कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं? कुरान मजीद में 14 सजदे हैं, याद रखिएगा। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में कुल कितनी मसाजिद का जिक्र आया है? 5 मसाजिद का जिक्र आया है। कितनी मसाजिद का जिक्र आया है? 5 मसाजिद का जिक्र आया है। और कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिक्र किस नबी का आया है? वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज़्यादा आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज़्यादा आया है, सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है। और कितनी दफ़ा आया है? बाज़ का ये भी इम्तिहान में सवाल पूछ लिया जाता है। 136 मरतबा है मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है, पैगंबर का जिक्र सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है। कितनी दफ़ा आया है? 136 दफ़ा आया है। कुरान मजीद में किसका जिक्र हुक्म सबसे ज़्यादा आया है? वो नमाज का जिक्र है। वक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, जब भी नमाज का जिक्र है साथ में ज़कात का जिक्र भी है। और कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। और किस सहाबी का जिक्र कुरान मजीद में? हज़रत ज़ैद बिन हारिस का है, याद रखिएगा। हज़रत ज़ैद बिन हारिस का है। और कुरान मजीद में किस दिन का जिक्र है? कुरान मजीद में जुमा का जिक्र है। तो ये सबसे ज़्यादा अहम सवालात हैं कुरान मजीद के हवाले से। और फिर ये भी सबसे ज़्यादा अहम है कि कुल सूरतों की तादाद कितनी है? कुरान मजीद में कुल सूरतों की तादाद 114 हैं, जिसमें ज़्यादा मक्की सूरतें हैं और उसके बाद मदनी सूरतें हैं। हरूफ मुक़त्तियात से शुरू होने वाली कितनी सूरतें हैं? वो
29 सूरतें हैं जो हरूफ मुक़त्तआ से शुरू होती हैं। पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ सबा मुस्तफ़ा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक कितनी दफ़ा आया है? 4 दफ़ा ज़िक्र मुबारक आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक कुरान मजीद में कितनी दफ़ा आया है? 4 दफ़ा आया है, जिसमें 3 दफ़ा मोहम्मद और 1 दफ़ा अहमद आया है। तो टोटल कितनी दफ़ा ज़िक्र मुबारक आया है? वो 4 दफ़ा ज़िक्र मुबारक आया है। 3 दफ़ा लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1 दफ़ा अहमद का ज़िक्र आया है। तो ये सबसे अहम सवालात हैं। कुरान मजीद को दूसरा नाम अहसनुल क़सस भी कहा गया है। और कुरान का लफ्ज़ी मतलब क्या है? तिलावत की जाने वाली किताब, पढ़ी जाने वाली किताब। लफ्ज़ी मतलब बार बार पढ़ी जाने वाली किताब भी है। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। अगला सवाल हमारे पास है यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर। यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर जो सबको खून दे सकता है वो कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप है, याद रखिएगा। और अगर ब्लड ग्रुप्स के हवाले से देखा जाए तो ब्लड ग्रुप्स कितने हैं बेटा? 4 ब्लड ग्रुप्स हैं विदाउट RH फैक्टर, जिसमें ए ब्लड ग्रुप, जिसमें बी ब्लड ग्रुप, जिसमें AB ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, ये 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। और अब ये देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको खून दे सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किससे खून वसूल कर सकता है, रेसिपिएंट कौन सा है वो भी देखते हैं। अब हमारे पास है ब्लड ग्रुप ए। ये किससे खून वसूल कर सकता है, मौसूल कर सकता है? तो वसूल कुनिंदा कौन सा है? ए ब्लड ग्रुप। ए से खून ले सकता है, ठीक है भाई। क्या ए ब्लड ग्रुप वाला बी से खून ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। ए वाला ए बी से बिल्कुल नहीं ले सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बी जो है वो उसके उलट एंटीजन्स पैदा करना शुरू कर देगा। और ए जो है ये ओ से ब्लड ग्रुप ले सकता है, क्योंकि ओ जो है ये यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर है, सबको दे सकता है। अब ब्लड ग्रुप बी किस से खून वसूल कर सकता है? अब इसको देखते हैं। बी वाला क्या ए से वसूल कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बी वाला बी से ले सकता है, बिल्कुल ठीक है, 8 साल ओके। बी वाला ए बी से बिल्कुल खून नहीं ले सकता। इसके अंदर तो 1 लीटर खून है, उसके अंदर तो 2 लीटर खून है। हाउ इज इट पॉसिबल? इसके अंदर तो सिर्फ बी पार्ट है, उसमें तो ए बी पार्ट जब उलट खून आएगा तो डेफिनेटली वो एगल्टेशन शुरू हो जाएगी, मिक्सिंग शुरू हो जाएगी, और जो रेसिपेंट है डेफिनेटली उसके लिए मसाइल पैदा होंगे। सो बी ब्लड ग्रुप ए बी से खून नहीं ले सकता। हाँ, ओ से ले सकता है, वंस अगेन बिकॉज ओ इज यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर, हर किसी को दे सकता है। ए बी वाला किससे खून ले सकता है? अब चूंकि ए बी के अंदर ए बी दोनों कंपोनेंट मौजूद है, ब्लड ग्रुप ए और बी भी, ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, और फिर ओ से भी ले सकता है। फिर अक्सर औक़ात इम्तिहान में यह सवाल सबसे अहम है कि अगर ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो हर किसी से खून ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट वो है ए बी ब्लड ग्रुप। और फिर ए बी ब्लड ग्रुप में से RH फैक्टर बेस पे कौन सा है जो सबसे खून ले सकता है? वो RH पॉजिटिव है। अभी पॉजिटिव को इसके बाद मैं डिस्कस करता हूं और आपको वो भी समझा देता हूं, ताकि इम्तिहानात में अगर RH फैक्टर बेस पे क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपके क्लियर होने चाहिए। और जो ओ ब्लड ग्रुप है ये किससे खून वसूल कर सकता है? ये सिर्फ अपने ही ओ से खून वसूल कर सकता है, ना ए से, ना बी से, ना ही ए बी से वसूल कर सकता है। तो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर जो हर किसी को खून दे सकता है, देखो ओ वाला जो है सबको खून दे रहा है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। यूनिवर्सल रेसिपिएंट आलमी वसूल कुनिंदा जो सबसे खून वसूल कर सकता है वो कौन सा है? ए बी ब्लड ग्रुप है, क्योंकि ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी ले सकता है। अब अगर RH फैक्टर बेस पे देखा जाए, RH फैक्टर बेस पे, तो एक्चुअल ब्लड ग्रुप डोनर कौन सा होता है? एक्चुअल ब्लड ग्रुप डोनर वो कौन सा होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? ओ नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। ओ पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि ओ नेगेटिव जो है बेटा, ये ओ नेगेटिव को भी खून दे सकता है, ओ पॉजिटिव को भी खून दे सकता है, क्योंकि ये उसके उलट एंटीजन्स पैदा करना शुरू नहीं करेगा। जबकि ओ पॉजिटिव जो है ये ओ नेगेटिव को तो खून नहीं दे सकता, क्योंकि उसके उलट एंटीजन्स पैदा करना शुरू कर देगा। ओ पॉजिटिव को दे सकता है, मान लेते हैं भाई।
ठीक है। तो एक्चुअल ब्लड ग्रुप डोनर के हवाले से कमीशन के इम्तिहानात में सवाल आ जाए तो वो ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव में से कौन सा है, तो याद रखिएगा इट्स ओ नेगेटिव, इट्स नॉट ओ पॉजिटिव। अब ये देखते हैं कि RH फैक्टर की बेस पे कौन सा ब्लड ग्रुप किसको खून दे सकता है, वो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ताकि अगर ये सवाल आ जाए इम्तिहान में तो वो भी आपको पता होने चाहिए। अब बेटा अगर ये सवाल आ जाए कि RH फैक्टर की बेस पे तो कौन सा ब्लड ग्रुप किसको खून दे सकता है, तो याद रखिएगा कि RH नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खून दे सकता है, RH पॉजिटिव वाला नेगेटिव को खून नहीं दे सकता है, याद रखिएगा। अब हमारे पास बेटा अगर देखा जाए तो सबसे पहले बेटा हमारे पास है A नेगेटिव। तो A नेगेटिव, एक तो मुतल्लिका अपने A नेगेटिव को खून दे सकता है और उसके साथ बेटा A पॉजिटिव को खून दे सकता है, और A नेगेटिव वाला AB नेगेटिव को खून दे सकता है, AB पॉजिटिव को भी ये खून दे सकता है, क्योंकि AB नेगेटिव के अंदर तो एक कंपोनेंट है, AB पॉजिटिव के अंदर भी एक कंपोनेंट है। नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खून दे सकेगा, याद रखिएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता। अब मैं लिखता हूं बेटा A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। A पॉजिटिव एक मुतल्लिका अपने एक पॉजिटिव को देगा, ब्लड ग्रुप देगा, दूसरा ये किसको देगा भाई, AB पॉजिटिव को ही देगा, नेगेटिव को ये नहीं दे सकता। अब देखते हैं बेटा B नेगेटिव किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है। एक तो अपने मुतल्लिका B नेगेटिव को, दूसरा किसको दे सकता है बेटा, B पॉजिटिव को भी खून दे सकता है, तीसरा बेटा जी AB नेगेटिव को भी दे सकता है, AB पॉजिटिव को भी खून दे सकता है। अब B पॉजिटिव किसको खून दे सकता है बेटा, एक तो मुतल्लिका अपने B पॉजिटिव को, दूसरा AB पॉजिटिव को खून दे सकता है। और इसी तरह से अगला ग्रुप जो ब्लड ग्रुप है हमारे पास वो देखते हैं, वो AB नेगेटिव है। ये सिर्फ और सिर्फ AB नेगेटिव को ही ब्लड ग्रुप दे सकता है। AB पॉजिटिव किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है बेटा, AB नेगेटिव को दे सकता है और AB पॉजिटिव को दे सकता है। O पॉजिटिव किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है बेटा जी, एक तो O पॉजिटिव को दे सकता है, दूसरा A पॉजिटिव, तीसरा B पॉजिटिव को भी, उसके बाद ये AB पॉजिटिव को भी ये खून दे सकता है। O नेगेटिव किसको दे सकता है, याद रखिएगा बेटा जी, एक तो ये बेटा O नेगेटिव को, दूसरा O पॉजिटिव को, तीसरा A पॉजिटिव को, चौथा O नेगेटिव A नेगेटिव को, इसी तरह से बेटा B पॉजिटिव को और B नेगेटिव को, AB पॉजिटिव को, AB नेगेटिव को भी खून दे सकता है। तो एक्चुअल ब्लड ग्रुप डोनर वो कौन सा है, वो O नेगेटिव है। और कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे खून वसूल कर रहा है, तो वो याद रखिएगा, जो सबसे खून वसूल कर रहा है वो अगर पॉजिटिव देखा जाए और नेगेटिव बेस पे यानी RH फैक्टर बेस पे AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, इसी तरह से बेटा AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और AB पॉजिटिव। तो एक्चुअल ब्लड ग्रुप रेसिपिएंट कौन सा है जो सबसे खून ले सकता है, वो है AB। और ये देखा जाए कि AB ब्लड ग्रुप में से RH फैक्टर बेस पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वो AB पॉजिटिव है जो सबसे खून वसूल कर सकता है। ये RH फैक्टर बेस पे है, याद रखिएगा जी। और एक्चुअल ब्लड ग्रुप डोनर कौन सा होता है बेटा, जो सबको खून दे सकता है, वो O नेगेटिव है, याद रखिएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, द कैपिटल ऑफ कनाडा इज, कैपिटल ऑफ कनाडा वो ऑटवा है। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन किसने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है इन्वेंट किया था। और ये कंपाउंड वर्ड है, इंग्लिश के वाले से बात की जाए तो टैली एंड फोन। सो टैली मीन डिस्टेंस एंड फोन मीन टू टॉक, फासले से बातें करना। सेम इज द केस टेलीविजन क्या है बेटा, टेलीविजन, टैली मीन डिस्टेंस, विजन मीन टू सी, फासले से देखना। माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन स्मॉल एंड स्कोप मीन टू सी द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन विद द कॉमन आई, जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, वो क्या कहलाते हैं, माइक्रोस्कोपिक कहलाते हैं। और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल माइक्रोस्कोपी है। व्हाट इज द नेम ऑफ रशियन करेंसी, वो रेबल है। उसके बाद हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लियाकत अली खान साहब ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी। उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लियाकत अली खान साहब थे कि जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है वो प्रेजेंट की थी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज हु एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन मैन,
वो कौन से थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और इसी तरह से बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया था? मौला अली करमुल्लाहु वजहू, हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू ने जो सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था बच्चों में। अगला हमारे पास सवाल है, द लार्जेस्ट बिगेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे जो है लार्जेस्ट भी है और बिगेस्ट भी है, वो कौन सा है? वो पैसिफिक ओशियन है। और अगर ओशियंस की तरतीब के हवाले से बेटा सवाल आ जाए तो याद आपने रखना है बेटा, पैसा लफ्ज़ आपने याद रखना है, ये एक तरह का एक्रोनिम है बेटा। सो पी स्टैंड फॉर बेटा पैसिफिक, और ए स्टैंड फॉर अटलांटिक, Atlantic. I stands for the Indian. S for Southern. और A stands for Arctic. इसको बहरुल काहिल भी कहते हैं और इसको बहरे ओकियानूस भी कहते हैं। और इसी तरह से अगर 5 जो हैं ओशंस के वजह से देखा जाए तो ये हमने तरतीब याद रखनी है। पैसा की अमूमन सब स्टूडेंट्स को पता होगा, वैसे भी इसको रिकॉल कर लें। सो पैसा, पी स्टैंड फॉर पैसिफिक, ए फॉर अटलांटिक, आई फॉर इंडियन, एन एस फॉर साउदर्न एंड ए फॉर आर्कटिक ओशियन। विच सूरह स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह? सूरह तौबा है बेटा। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट वो कौन से हैं? सिकंदर मिर्ज़ा साहब हैं। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन से हैं? कायद आज़म साहब हैं। उसके बाद व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ मदीना? मदीना का पुराना नाम कौन सा है? मदीना का पुराना नाम यसरब है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। लोकेशंस का मतलब क्या होता है? टाक्टिव बातूनी, इसका मतलब है अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 22 अप्रैल को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? इसाक डार साहब हैं और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, याद रखिएगा जी। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, याद रखिएगा जी। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो उसकी गैर मौजूदगी में बतौर आर्जी तौर पे जो मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर का काम करेंगे बतौर वज़ीर-ए-आज़म, वो इसाक डार साहब भी हैं। उसके बाद है कि हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं, जो कि रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया था। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज द एंटोनिम ऑफ रैथ इज, रैथ का मतलब गुस्सा, और उसका उलट क्या होता है? पीस। द एंटोनिम ऑफ सबवर्जन, उसका मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। हु इज द करंट डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, एएसएफ? मेजर जनरल अदनान आसिफ, ये हैं जो हैं करंट डायरेक्टर जनरल एएसएफ के तौर पे काम कर रहे हैं बेटा। अगला सवाल है, दैट इज हाउ मैनी एयरपोर्ट्स आर अंडर एएसएफ? एएसएफ कितने हैं? वो 42 हैं, याद रखिएगा जी। सिनोनिम ऑफ बैमन कौन से हैं? वो लेमेंट है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 12 मार्च 1949 को ये पास की गई थी। उसके बाद व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर? वो कितनी है? 3180 किलोमीटर है। और इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, इसको नील ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, याद रखिएगा जी। इंडस रिवर जो है इसे नील ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है बेटा। द बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। विच कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट? वो कौन सा है? वो यूरोप है। और बिगेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो एशिया है, याद रखिएगा जी। उसके बाद देखिए, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द होली कुरान? कुरान मजीद का जो सब्जेक्ट उन्वान कौन सा है? वो इंसान या इंसानियत, दोनों ठीक है, अगर दोनों आ जाए बेटा। ह्यूमन भी है और ह्यूमैनिटी भी है, इंसान और इंसानियत दोनों ठीक है बेटा जी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज व्हेन कंक्वेस्ट ऑफ मक्का टुक प्लेस? फतह मक्का कब हुई? 8 हिजरी को हुई थी। और फतह मक्का के मौके के ऊपर जब आप सल्लम मक्का वापस तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त मक्का के बच्चों ने एक खूबसूरत कलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम किया था कि तलाल बद्र अलैना वाजब शुक्र अलैना, कि आज तो हमारे ऊपर 14वीं का चाँद जो है वो तलू हुआ है, हमारे ऊपर शुक्र वाजिब हो चुका है। तो मदीना की बच्चे और बच्चियों ने इस कलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालियाना इस्तकबाल किया था कि तलाल बद्र अलैना वाजब शुक्र अलैना। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, द बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तान वो कौन सा है? यूएसए है। उसके बाद है कि जिहाद बिकेम ऑब्लिगेटरी इन विच हिजरी? 2 हिजरी में। और जिहाद का लफ्सी मतलब आजकल पूछ लिया जाता है जहद करना, कोशिश करना, याद रखिएगा जी।
उसके बाद देखिए फास्टिंग वाज मेड ऑब्लिगेटरी, रोज़ा कब फ़र्ज किया गया था? 10 शाबान 2 हिजरी को फ़र्ज किया गया था। अर्थ डे कब ऑब्ज़र्व किया जाता है? हर साल 22 अप्रैल को ऑब्ज़र्व किया जाता है दुनिया में। अगला बेटा सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2025.2 बिलियन एक्सपेक्टेड? हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसने ख़त्म किया था, एब्रोगेट किया था? सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने एब्रोगेट किया था, ख़त्म किया था। और उसके बाद है कि विच कंट्री वन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? अर्जेंटीना ने ये विन किया था। When the second martial law was imposed in Pakistan, पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ कब इम्पोज किया जाता है? मार्च 25 1969 को ये इम्पोज किया जाता है। और पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल कौन से हैं? जनरल अयूब साहब हैं। और पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल कौन से हैं? आसिम मुनीर साहब हैं, जो कि अब भी बतौर फील्ड मार्शल के तौर पे काम कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जो कि दूसरे पाकिस्तान के जो हैं फील्ड मार्शल बन चुके हैं। पहले कौन से थे याद रखिएगा? जनरल अयूब साहब। उसके बाद कि हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनन साहब जो है ये इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय है। अगला सवाल है, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम? इंडस रिवर तिब्बत से निकलता है, याद रखिएगा, जिसका ज़्यादातर हिस्सा जो है चाइना में है। उसके बाद है कि उमर खयाम वाज ए पर्शियन, कौन से थे? ये पोइट थे। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब हैं, जो कि करंट यूक्रेन के ये प्रेसिडेंट हैं। और कुछ अर्सा पहले ट्रंप साहब और उनके दरमियान थोड़ी सी कोल्ड वॉर भी जारी हुई थी, और उसके बाद जो है उसको थोड़ा सा कूल डाउन कर लिया गया था। विच कंट्री वन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? जर्मनी ने ये वन किया था। व्हाट इज़ द रेट ऑफ ज़कात ऑन सिल्वर, गोल्ड एंड करेंसी? ओवरऑल ज़कात के हवाले से देखा जाए तो वो 2.5% होती है, और 7.5 तोले सोना, 52 तोला चांदी, ये भी याद रखिएगा जी कि 7.5 तोले जो है वो सोना और 52 तोला चांदी। और ओवरऑल अमाउंट अगर की बात की जाए तो वो 2.5% ज़कात बेटा फ़र्ज होती है। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। उसके बाद है कि लुकसस का मतलब क्या होता है? टॉक्टिव होता है बेटा। अ लाइट ईयर इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये बेटा? डिस्टेंस से रिलेटेड है। विच इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस? फ्रांस का कैपिटल कौन सा है? ये पेरिस है बेटा। मदीना का दूसरा नाम यसरब है बेटा। उसके बाद है कि द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज आल्सो कॉल्ड एज, वो उसको पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन है, इसी गैस पाइपलाइन की वजह से अमेरिका और कुछ दूसरे ममालिक ने क्रिटिसिज्म भी की थी कि इस तरह के तजारती मुआहदे क्यों हो रहे हैं, सेम इज़ द केस विद द सी पैक। लेकिन पाकिस्तान ने सी पैक को भी कंटिन्यू किया हुआ है। और ये जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन है, उस मुआहदे का दूसरा नाम क्या है? दैट इज़ पीस पाइपलाइन भी है, याद रखिएगा। अगला हमारे पास सवाल है, ग़ज़वा-ए अहज़ाब इज़ आल्सो कॉल्ड एज बैटल ऑफ ट्रंच भी इसे कहा जाता है। और ग़ज़वा-ए बदर का दूसरा नाम क्या है? यौमुल फ़ुरक़ान भी है, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि इमाम दारुल हिजरा वाज अ टाइटल ऑफ हज़रत, ये इमाम मलिक का ये टाइटल था। द कलर ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक फ्लैग वो कौन सा था? वो वाइट था। और सैफुल्लाह का लफ्ज़ी मतलब क्या है? अल्लाह की तलवार। हज़रत खालिद बिन वलीद का ये लक़ब था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी शुजाअत और बहादुरी के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया था। सैफ का मतलब तलवार, सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार। उसके बाद है कि वाइल टूरिंग पाकिस्तान इज़ अ फ्रेज़, ये कौन से? ये एडवर्बियल फ्रेज़ है। अगर फ्रेज़ के टाइप्स के हवाले से देखा जाए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द नाउन फ्रेज़, एडवर्बियल फ्रेज़ और एडजेक्टिव फ्रेज़, तो ये कौन सा है? ये एडवर्बियल फ्रेज़ है। विच इज़ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाई पॉपुलेशन, वो कौन सा है? वो एशिया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ड्यूरेंट लाइन किसके दरमियान है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के दरमियान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, ये लंदन में है, याद रखिएगा। लोगों को इंसाफ के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल दुनिया का ये इदारा है, आलमी इदारा है बेटा।
एमनेस्टी का लफ्ज़ी मतलब है कि फॉरगिवनेस, याद रखिएगा जी। व्हेन फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान, अक्टूबर 7 1958 में ये इम्पोज किया गया था। विच प्रॉफिट रिमेन्ड इन द एब्डोमेन ऑफ ए फिश, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने ये अरसा के लिए 40 दिन तक ये मछली के पेट में जिंदा और सलामत रहे थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी मौजे के तहत इनको बाहर भी निकाल दिया था। व्हेन मैग्ना कार्टा साइंड बाय द किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, ये 1215 में मैग्ना कार्टा का जो मुआहदा है ये साइन हुआ था बेटा। अगला हमारे पास सवाल है व्हाट इज H5N1। ये बेसिकली एक वायरस है और जो कोविड की डिजीज है, कोरोना की जो बीमारी है, एपिडेमिक थी, पूरे वर्ल्ड को जिसने अपने पेट में ले लिया था, वो भी एक बेसिकली वायरस की वजह से था। उसके बाद एक डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन काजेज, वो कौन सी है, गोइटर यानी गिलहट की बीमारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के वाले से रिपीटेड क्वेश्चन है कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है, एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा जी। उसके बाद हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पाकिस्तान लेफ्ट सेंटर, पाकिस्तान ने कब सेंटर को लेफ्ट किया था, 1979 में लेफ्ट किया था। अल अक्सा मॉस्क लोकेटेड इन कहाँ पे है, ये यरूशलेम में है, याद रखिएगा। अगला हमारे पास सवाल है दैट इज हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। पेंसिलिन किसने डिस्कवर की थी, साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने पेंसिलिन डिस्कवर की थी। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब थे। पाकिस्तान के पहले जो प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं, वो लियाकत अली खान साहब थे। पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्जा साहब। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। उसके बाद है कि वारसिक डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, ये काबुल दरिया के ऊपर ये डैम है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू फैमिली, कुरैश से उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था। अगला हमारे पास सवाल है बेटा कि है आई हैड स्कार्सली एंटर्ड द रूम व्हेन द गेस्ट अराइव। तो याद रखिएगा कि ये हमारे पास तो सेंटेंस है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस है बेटा, याद रखिएगा जी। अगर एक पार्ट ऑफ इसका रूल बेटा ये है कि जब भी व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट आए, आपने रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस को 2 तरीकों से चेंज करना होता है। तो याद रखिएगा व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट। तो दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस को बेटा किस तरह से चेंज कर सकते हो, या तो पास्ट परफेक्ट में बेटा, या तो बेटा पास्ट कंटिन्यूअस में। दोनों बेटा ठीक होते हैं, याद रखिएगा जी। ठीक है। आई हैड स्कार्सली एंटर्ड द रूम, मैं बमुश्किल कमरे में दाखिल हुआ। व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड, जब मेहमान दाखिल हुए, जब मेहमान पहुंचे। तो जब भी बेटा व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, फॉर एग्जांपल व्हेन आई एंटर्ड द स्कूल, व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट है, तो दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस को या तो पास्ट परफेक्ट से द पियन हैड रंग द बेल, या दूसरा बड़ा तरीकेकार है द पियन वाज रिंगिंग द बेल। दोनों तरीकेकार बेटा ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के मुताबिक। उसके बाद है डॉक्टर अब्दुल सलाम वन द नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर 1979 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और इन्हीं के सर्विस की बुनियाद पर इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की जो सेंट्रल लाइब्रेरी थी वो भी डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के नाम से जो है मंसूब की गई थी। उसके बाद एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसके साथ नीड्स एन ऑब्जेक्ट, नीड्स एन ऑब्जेक्ट। आई बारोड, मैंने बारो किया, क्या बारो किया, अभी बुक है, कैमरा है, लैपटॉप है, क्या चीज़ है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। इन ट्रांसिटिव वर्ब जिसका बेटा ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती बेटा, इन ट्रांसिटिव वर्ब जिसकी हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल बेबी स्लीप्स, बस, बेबी वीप्स, बेबी इज क्राइंग, सो वीप, स्लीप, स्माइल, क्राई, और इसी तरह से लाफ, रन। तो ये क्या है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब हैं, और इंग्लिश रूल के मुताबिक ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव बन सकता है, इंट्रांसिटिव का नहीं बन सकता, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, यू आर द मोस्ट आइडियल पर्सनैलिटी। तो याद रखिएगा ये हमारे पास आइडियल, पहली बात है यहाँ आर्टिकल द का इस्तेमाल बेटा होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव का रूल है और आर्टिकल का भी रूल है बेटा। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द जरूर इस्तेमाल होगा। दूसरी बात यह है बेटा, हमारे पास ये जो आइडियल है बेटा, ये है बेटा एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कौन सी है, उसके एग्जांपल बेटा जैसे परफेक्ट, जैसे यूनिक, जैसे फेवरेट,
जैसे आइडियल, तो बेटा इनके साथ कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं होती बेटा जी। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लगाने की बेटा कतई तौर पर ज़रूरत नहीं होती। नो नीड्स। क्यों बेटा? ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव हैं, और एब्सोल्यूट एडजेक्टिव ऐसी एडजेक्टिव होती हैं जो पहले से ही कामिल, अकमल, मुकम्मल होने का सबूत पेश करती हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू यूज़ द कंपैरेटिव और द सुपरलेटिव डिग्री।